आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि जो गैस्ट्रो पेशेंट है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। मतलब तो बेसिकली तो मेन तो उसका खाना पीना ही है हमारा कि इतना ग्रो रहा है। स्ट्रेस भी कहीं तक रीज़न हो सकता है। आप किस नज़र से देखते हैं? हमारा सब कुछ हमारे खाने पीने पर डिपेंड करता है, हमारे आहार पे डिपेंड करता है। आज के दिन हम लोग बोलते हैं कि हमारे हवा में जहर है, हमारे आटे में जहर है, इतना स्प्रे और इतनी सारी खाद डलती है, हमारे पानी में जहर है। ये सब चीज़ें हमारे पेट में जाती है और ये हमारे पेट को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है और उसकी रिपरकशन हम लोगों को 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में आते ही आते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग पेट की समस्याओं से परेशान हैं। तो जब तक हमारा खाना पीना शुद्ध नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो हम लोग पेट की प्रॉब्लम से निजात नहीं पा पाएंगे। तो खाना पीना हमारा अच्छा होना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो। मैं जानता हूँ कि हम में से कभी ना कभी किसी ना किसी को तो पेट की समस्या हुई होगी और कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जैसे डायरिया, लूज मोशन। इन सब को तो बहुत कॉमन कैरेक्टराइज किया जाता है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम लोग टैबू की तरह लेते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो है डॉक्टर रामचंद्र सोनी, जो कि चेयरमैन है अकॉर्ड में। और ये काफ़ी सॉल्यूशन वाली बातें बताने वाले हैं, हम कैसे अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य बडी शो विद डॉक्टर रामचंद्र सोनी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार शिव। और सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को इनवाइट किया और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के डिस्कशन के लिए थैंक यू सर, इवन आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। तो सर, काफ़ी सारे ना डाउट्स एंड क्वेश्चंस थे लोगों के और बोला मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि आप डॉक्टर सोनी को बुलाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सोनी तो एक ब्रांड है, एनसीआर के अंदर तो है ही, बट इन्होंने काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है। तो सर, अब आपको कैसा लगता है एज अ चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ अकॉर्ड, क्या फील होता है? शिवम। मैंने फरीदाबाद में 2010 से अपनी सेवाएं देना शुरू किया, जब मैंने अपनी डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किया जीबी पंत हॉस्पिटल से। और पिछले 14-15 सालों से मैं फरीदाबाद में ही हूँ। पिछले 2 सालों से हम लोगों ने अकॉर्ड हॉस्पिटल शुरू किया, जो 6 लोगों का एक ग्रुप है, डॉक्टर्स का ग्रुप है, जिन्होंने मिलकर इसको शुरू किया। तो एज ए डॉक्टर तो हमारे काम में कोई चेंज नहीं है, बिकॉज जो पढ़ाई आपने पढ़ी है, जो पेशेंट को लेके आपका टेक है, जो बेसिक लर्निंग है, वो कभी चेंज नहीं होती। एवोल्यूशन होता है चीज़ों का, नई नई इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, मोडालिटीज़ होती है, बीमारियां सामने आती हैं और आप अपने आप को सीखते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। बट एज ए डॉक्टर देयर इज़ नो चेंज। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्रमोटर ऑफ द हॉस्पिटल, देयर इज़ अ चेंज कि आज मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। तो हम लोग अपने टाइम को बेटर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश ही रहती है कि पेशेंट केयर हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, बिकॉज बाय हार्ट वी आर ए इंटर्निस्ट, वी आर ए डॉक्टर। डेफिनेटली। बाकी सब बात में। तो अब थोड़ा प्रेशर तो रहता होगा ना एज अ डॉक्टर और एज अ डायरेक्टर हॉस्पिटल को रन करने में। काफ़ी एफर्ट्स भी लगते होंगे, टाइमिंग भी ज़्यादा देना होता होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सवेरे के टाइम पे या शाम के टाइम पे अपने ऑफिशियल काम को रखें और पूरा दिन भर का जो हमारा काम है वो क्लिनिकल कामों के लिए, पेशेंट रिलेटेड कामों के लिए जाए। क्योंकि पेशेंट का जो मूवमेंट होता है वो सवेरे करीब 10-11 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक आसपास में रहता है। वो टाइम हम लोगों ने पेशेंट के लिए ही डेडिकेट किया हुआ है। मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में, या कभी कभी हम लोग अपने आप को स्ट्रेच और भी करते हैं, अपने क्लिनिक्स होते हैं, लेट इवनिंग टाइम, लेट नाइट टाइम में भी हम लोग फिर अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में इन्वॉल्व करते हैं। कोशिश रहती है कि पेशेंट रिलेटेड काम में कोई सफ़र ना करे, किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो कितना एक्सपेंस आ जाता है हॉस्पिटल का मंथली अगर पूछा जाए तो? अकॉर्ड हॉस्पिटल में आज के दिन करीब 950 एम्प्लॉयज़ हैं। तो HR कॉस्ट तो बहुत बड़ी है और बिकॉज हॉस्पिटल को शुरू हुए 2 साल हुए हैं, तो किसी भी हॉस्पिटल को एक अच्छा चलने के लिए हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि उसको 4 या 5 साल का टाइम चाहिए। बिकॉज बड़ा काम होता है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, पेशेंट केयर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपके मेडिकल ऑडिट्स होते हैं, आपको पता है कि अकॉर्ड हॉस्पिटल NABH अप्रूव्ड हॉस्पिटल है। डेफिनेटली। जो NABH की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम लोगों ने मैच करना होता है, तो हम लोग उसमें कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना होता है कि उनको टाइम से सैलरीज मिले, उनकी हेल्थ का हम लोग ध्यान रखें, उनके लिए हम लोग जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जो हमारे त्यौहार आते हैं, ओकेजन्स आते हैं, उनको हम लोग मिल के सेलिब्रेट करें। बिकॉज अकॉर्ड हॉस्पिटल में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह के लोग हैं जो एम्प्लॉयड है, जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं।
तो उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ का भी हम लोग ध्यान रखें, फाइनेंशियली भी हम लोग स्टेबल रहे। तो ये सारे काम हम लोग करते हैं। और बैक एंड पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमारी एक अच्छी फाइनेंशियल टीम है जो उसको देखती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग इसको मेक फॉर कर पाएँ कि हमारी जो भी अर्निंग होती है हॉस्पिटल की, वो हमारे जो काम इन सब में निकल जाए, हमारे खर्चे ठीक से निकल जाए। एज ए डॉक्टर मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जब मैं दूसरे हॉस्पिटल में काम करता था और एज ए डॉक्टर जो मुझे सैलरी मिलती थी, आज इस हॉस्पिटल में आने के बाद मुझे उसका शायद 20% भी नहीं मिलता है। हाँ, तो हम लोगों ने अपने लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अपनी, जिसको बोलते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल सैलरीज़ की हमने कुर्बानी दी है, ताकि हम लोग कुछ एक अच्छा मेडिकल सेटअप खड़ा कर पाएँ और लोगों को फ़ायदा पहुँचा पाएँ। तो हमारे पर्सनल गेन्स ने एक बैक सीट लिया हुआ है। अब तो हॉस्पिटल ही आपका है। हॉस्पिटल लोगों का है, जनता का है। जनता का है। कितना एक्सपेंडिचर आया मतलब इस हॉस्पिटल को बिल्ड करने में? एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, लोगों के लिए पूछते भी हैं मेरे से काफ़ी लोग कि अगर हॉस्पिटल बिल्ड करना होता तो कितना खर्चा आता है, क्योंकि सबको लगता है ना कि बहुत ईजी है, 2 लाख 3 लाख का बिल बन जाता है, बट उसके पीछे की लोगों की कितना खर्चा हुआ है, कितने एम्प्लॉय वर्कआउट हो रहा है, तो वो सब कोई नहीं देखता। तो एक क्वेश्चन मेरा बस जनरल सा है कि हाउ मच एक्सपेंडिचर? शिवम, हमने इस प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज किया था 2017 में। तब हमने ये करीब 5 एकड़ का टुकड़ा था जो ग्रेटर फरीदाबाद में लिया और हमने इसको बनाया। बनाने के वक्त में बहुत सारी गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लाइंसेस होती हैं, बहुत सारे काम हैं जिनको शायद सुन के भी किसी को हेडेक होने लग जाए, सर दर्द बन रहा है। तो उन सबको हम लोगों ने पूरा किया। और इस हॉस्पिटल की अच्छी बात है कि 6 डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया जो ऑलरेडी फरीदाबाद में पिछले 15-20 सालों से काम कर ही रहे थे। तो उनकी अपनी एक पहचान है, उनका अपना एक काम करने का तरीका है और उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है जो लोग उनसे सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे पास में अदर देन बैंक कोई सपोर्ट नहीं था और ना ही एज ए डॉक्टर हमारी कोई डीप पॉकेट्स थी। तो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स को इकट्ठा किया, अपने घर गिरवी रखे, पैसा इकट्ठा किया, बैंक से लोन लिया और जो जो भी हम लोगों ने अर्न किया वो इसमें डालते चले गए। इस हॉस्पिटल की जो टोटल कॉस्ट है वो करीब, जो मैन्युफैक्चरिंग की या जो बनाने की जो कीमत हम लोगों को आई, जो लैंड को और जो बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने लिया, जो मशीनरी लिया, अंदाजन उसकी जो कॉस्ट है वो 250 CR, 250 करोड़ के आसपास में। 250 करोड़? जी। मेरा भी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। काफ़ी प्राउड फील होता है कि आप एज अ डॉक्टर थे और अब आप एज अ चेयरमैन हो। तो क्या लगता है मतलब कि कहाँ तक देखते हैं सकाउट हॉस्पिटल को आफ्टर 5 या 10 ईयर्स? 2 तरह की बातें हैं शिवम की। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल शुरू किया तो हमारा जो सबसे बड़ा टेक था इसमें कि एक कि हम लोग एक अच्छा हॉस्पिटल बना पाए, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड केयर हम लोग सबको दे पाए। दूसरा, जब हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में काम करते थे तो हम देखते थे कि हर एक डॉक्टर को एक लिमिटेशन है कि उनको एक सेट ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, उसके ऊपर उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है बिकॉज उसकी एक कॉस्ट है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल कॉस्ट कटिंग के लिए एक अच्छा काम करने में कभी कभी कतराते हैं, बट वो बड़ा ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि यदि पैसा आएगा नहीं तो पैसा लगेगा कैसे। जब हम लोगों ने इस हॉस्पिटल को बनाया तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि यदि मैं, से फॉर एग्जांपल मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने इंडोस्कोपी स्वीट्स को या मैं अपनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को कैसे बेटर बना सकता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डेडिकेटेड गैस्ट्रो डे केयर शुरू किया जो पूरे फरीदाबाद के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। हम लोगों ने GI फिजियोलॉजी स्टडी शुरू की यहाँ पे, जो मैनोमेट्रिक स्टडीज़ होती हैं, जो कहीं पे भी नहीं था शुरू में। जब हम लोगों ने यहाँ पे इंडोस्कोपी सिस्टम खरीदा तो इस हॉस्पिटल में करीब 18 से 20 इंडोस्कोपी सिस्टम है जो हम लोगों ने परचेज़ किए, जो फ्यूजी जापान कंपनी से परचेज हुए, जिनकी अपनी एक कॉस्ट है। और इसमें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज हम लोग एक नॉर्मल इंडोस्कोपी करते हैं, हम लोग एक इंट्रानेजल इंडोस्कोपी करते हैं, हम लोग इंटेरोस्कोपी करते हैं, हम लोग डबल चैनल से इंडोस्कोपी करते हैं। तो जो भी फैसिलिटी दुनिया के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में मिल सकती है, उस फैसिलिटीज़ को हमने अपने सेंटर में रिक्रिएट करने की कोशिश की। उस वक्त में हमने पैसे का ध्यान नहीं रखा और इसलिए इस 250 करोड़ के बजट में करीब 80 से 90 करोड़ की जो कीमत है वो मशीनरी की कीमत है। वर्ल्ड की बेस्ट क्लास मशीनरी, सबसे नई मशीनरी और सबसे लेटेस्ट मशीनरी हम लोगों ने परचेज़ किया। सिमिलरली मैं MRI मशीन की बात करूं तो MRI मशीन में ऐसे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जो हमारे इस रीजन में ही नहीं है। कार्डियक MRI हमारे पूरे NCR के रीजन में नहीं होती, हमारे हॉस्पिटल में है। MRI मशीन के अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है जिसमें हम लोग MRI डिफिकोग्राफी करते हैं, जहाँ पे कि पेशेंट की मोशन करने के डिफिकेशन के पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। वो फैसिलिटी कहीं पे भी नहीं है। जो हमारी कैथ लैब है जिसमें कि हम लोग कैथ रिलेटेड वर्क, जो आप एंजियोप्लास्टी वगैरह जो सुनते हैं, और ब्रेन रिलेटेड वर्क जो हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का कंसेप्ट यहाँ पे लेके आए हैं,
ये काम भारत के सिर्फ गिने चुने सेंटर्स में होता है। तो हमारा एक बड़ा इंडेवर था, हमारी बड़ी कोशिश थी कि हम लोग जो भी करें वो बेहतरीन करें, भले चाहे हमें पैसा ना मिले। तो ये हमारा एक टारगेट रहा, और उसी से हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग एक हॉस्पिटल को एक नया दर्जा दे पाए और एक अलग लेवल पे लेके चले जाए कि यदि आप अकॉर्ड हॉस्पिटल में आए हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द केयर मिलेगी, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स तो हैं ही हैं, फिर आप अपनी ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर पाएँ। और इस दिशा में हम लोग आगे भी प्रयासरत हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारा शुरू होने वाला है, लिवर ट्रांसप्लांट कुछ महीनों के बाद में शुरू होने वाला है, किडनी ट्रांसप्लांट हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी पहले शुरू ही कर दिया था। तो नए नए आयाम हम लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कितना क्या लगता है आपको डॉक्टर की डिजिटल मार्केटिंग भी ज़रूरी है क्या डॉक्टर्स के लिए, या फिर आप सोचते होंगे कि इतनी पढ़ाई कर ली, इतना टाइम एक्सपीरियंस कर लिया तो अब जाकर डिजिटल मार्केटिंग भी करनी पड़ रही है, कुछ ऐसा आता है मन में? मैं इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ शिलोंग कि डॉक्टर की तारीफ तो मरीज़ करता है और मरीज़ से मरीज़ आते हैं। आज मैंने किसी का अच्छे से इलाज किया, वो खुश है, तो डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि वो यदि खुश है तो हमें पैसा तो देता ही देता है इलाज का, हमें दुआएं भी देता है, और उसी की गुड माउथिंग से हमारे पास में पेशेंट भी आते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है और एक्चुअल में यही तरीका काम करता है। आज के दिन में जब हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इतने हमारे यूथ है जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वो शायद माउथ टू माउथ स्प्रेड कम उनको मिल पाता है। सोशल मीडिया पे जब वो लोग जाते हैं और वो डॉक्टर्स की कोई अच्छी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, अच्छे प्रोसेसेस के बारे में सुनते हैं, उन्होंने किसी की जान बचाई उसके बारे में सुनते हैं, या किसी मरीज़ के मुंह से ही उनकी कहानी सुनते हैं, तो उनका एक विश्वास बनता है। तो डेफिनेटली। हम लोगों ने ये भी सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग में डॉक्टर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, डॉक्टर्स अपने अच्छे कामों के बारे में बताएं, मरीज़ डॉक्टर्स के अच्छे कामों के बारे में बताएं, हॉस्पिटल्स के बारे में बताएं, ताकि एक जागरूकता फैले और लोग अच्छे डॉक्टर्स को, अच्छे हॉस्पिटल को चूज़ कर पाएँ यदि उनको उस तरह की कोई तकलीफ होती है तो। डेफिनेटली ये तो होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग तो एक जरिया है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, बिल्कुल, और जहाँ बहुत पहले अहम है, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कितना इन्वॉल्व रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में? डालते हैं आप पोस्ट वगैरह ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? मैं सीख रहा हूँ। हम लोगों ने अपनी फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छी कोई हमारी टॉक होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इन सब सोशल मीडिया को उसका पार्ट बनाए, हमारी वीडियोस वहाँ पे डले, ताकि लोग, कोई नया हमने इलाज किया है, कोई नया डिफ़िकल्ट केस हम लोगों ने ट्रीट किया है, तो उसके बारे में डालें, लोग उसके बारे में सुनें, और यदि उनके घर परिवार में इस तरह की कोई तकलीफ है तो वो फिर कंसल्ट करने आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि जो गैस्ट्रो पेशेंट है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, मतलब तो बेसिकली तो मेन तो उसका खाना पीना ही है हमारा कि इतना ग्रो रहा है। स्ट्रेस भी कहीं तक रीज़न हो सकता है। आप किस नज़र से देखते हैं कितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, रैपिड ग्रो हो रहा है गैस्ट्रो के पेशेंट्स का? हमारा सब कुछ हमारे खाने पीने पर डिपेंड करता है, हमारे आहार पे डिपेंड करता है। आज के दिन हम लोग बोलते हैं कि हमारे हवा में जहर है, हमारे आटे में जहर है, इतना रे स्प्रे और इतनी सारी खाद डलती है, हमारे पानी में जहर है, ये सब चीज़ें हमारे पेट में जाती हैं, और ये सब चीज़ें जब पेट में जाती हैं तो ये एक कार्सिनोजन का काम करती हैं, और ये हमारे पेट को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, और उसकी रिपरकशन हम लोगों को 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में आते ही आते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग पेट की समस्याओं से परेशान हैं। बहुत कॉमन समस्याएं होती हैं लोगों को, पेट को लेके गैस, बदहजमी, खट्टे डकारे आना, कब्ज रहना, लूज मोशन लगना, पेट फूला हुआ रहना, पेट साफ नहीं होना, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो हम लोग दिन रात अपने घर परिवार में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कुछ लोगों को फिर सीरियस किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लोगों को फूड पाइप के कैंसर बनना, स्टमक के कैंसर बनना, आंतों में कैंसर आना, खून का बहना, गांठें बनना, शरीर कमज़ोर होना, खून की कमी होना। तो जब तक हमारा खाना पीना शुद्ध नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो हम लोग पेट की प्रॉब्लम से निजात नहीं पा पाएंगे। तो खाना पीना हमारा अच्छा होना ही पड़ेगा कि किस तरह की अन्न हमारे घर में आ रहा है, किस तरह का खाना पीना हम लोग घर में बना रहे हैं, खाने पीने के जो इंग्रेडिएंट है वो शुद्ध है, वो पवित्र है क्या, हमारे हाथ कैसे हैं, हमारे हाथ गंदे तो नहीं है, गंदे हाथों से तो हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं, गंदे हाथों से तो नहीं खा रहे, गंदी थाली में तो नहीं खा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि जो भी हम लोग ये सब करते हैं वो अल्टीमेटली हमारे पेट में जाता है, और कोई भी ख़राब चीज़ पेट में जाएगी तो उसका एक असर आना ही आना है। डेफिनेटली। और बोलते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पुरखों ने जो सारी बातें बोली हुई है हाँ। कि दांत का काम आंत को नहीं करना चाहिए,
किसी को खुश करने का रास्ता उसके पेट से जाता है। इन सब बातों का एक महत्व है, उसका एक मतलब है। हम लोग उन वैल्यूज़ को भूल गए, उन बातों को भूल गए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए उन बातों को, और उसके पीछे का जो सार है उसको समझकर इनको फॉलो करना चाहिए। आप क्या बिलीव करते हैं, कच्चा खाना इज गुड और या पका हुआ खाना? क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कच्चा खाओ आयु बढ़ाओ। तो एक बंदा था जिसने वो बुक लिखी है, नाम तो आई डोंट रिकॉग्नाइज। उसने पूरा उस कच्चे खाने के बारे में लिखा कि मैंने कैसे 100 ईयर्स ऑफ करे अपने पूरे विद कच्चा खाना और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता शायद कोई कर पाए कच्चा खा के जीवित रह पाए। आप किस तरह से देखते हैं कि हमें ज़्यादा कच्चा खाना चाहिए लाइक सैलेड्स वगैरह, या फिर और लोग के जो चल रहा है कम्बिनेशन कम्बिनेशन रहना चाहिए? हमें कम्बिनेशन, कुछ ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं, सैलेड्स हैं, वो सब कच्चे हैं। कुछ चीज़ें हमें पका के खानी होती है। हमारा जो रोटी है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये सब हम लोग पका के लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, बिकॉज हमारे पेट में खाने को या अन्न को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों किस्म के बैक्टीरियाज हैं। तो जैसा खाना हम लोग लेते हैं वैसा ही बैक्टीरिया हमारे पेट में उत्पन्न होते हैं उस खाने को पचाने के लिए। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे बैक्टीरियाज बनेंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम होगी। तो अच्छा खाना घर का बना हुआ शुद्ध होना चाहिए, अच्छे हाथों से बना हुआ होना चाहिए, और फाइबर का, फ्रूट का एक फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। फाइबर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हमारा पेट आमतौर पे पचा नहीं पाता है। तो फाइबर का क्या फ़ायदा होता है, आपके इंट्राकोलॉनिक प्रेशर्स को कम करता है, आपकी आंतों की गति को, जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है उनको वो सुधारता है, आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, आपके जो स्टैटिन्स के जो फैट बढ़ जाते हैं, फैट के लेवल को भी ये कम करता है, स्टूल का बल्क बनाता है, रेजिड्यू बनाता है, और आपकी आंतों को एक ओवरऑल एक फ़ायदा पहुंचाता है। हमारे पास ना कॉल्स आती हैं लोगों की कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य बडी के पास काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, बट जो आजकल बहुत कॉमन कॉल्स आ रही है ना कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आ रही है ब्लैक स्टूल्स के करके। आउट ऑफ 10 2-3 कॉल्स तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि हाँ समय ब्लैक स्टूल्स की प्रॉब्लम है, और यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है। तो वो जनरली मेरे को भी कॉल करते हैं, बोलते हैं भैया ये ना घर वालों को किसी को मत बताना, मेरे को ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो गया है हमसे, जिसकी वजह से ब्लैक स्टूल्स का आना, मतलब काली लेटरिन का आना बहुत कॉमन सा सिम्टम्स हो गया है आज के टाइम पे। तो उसमें क्या राय है सर आपकी कि क्यों हो रहा है? ब्लैक स्टूल को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मेलिना। मेलिना मतलब आपको ब्लैक स्टूल या काले रंग की रेटिन जो आपने बोला वो आ रही है। इनके 2-3 मतलब हैं। एक कि आपको आंतों से खून रिस रहा है। तो जब आंतों से खून निकलता है, चाहे वो कम मात्रा में है चाहे वो ज़्यादा मात्रा में है, तो जब तक वो नीचे से बह के निकलता है तब तक उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड से ब्लैक हो जाता है, और आपके जो स्टूल का रेजिड्यू उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। तो मेलिना की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है कि ब्लैक टेरी फाउल स्मेलिंग स्टूल। ये वो पतला भी है, ब्लैक भी है, और फाउल स्मेलिंग भी है। तो बेसिकली ये ब्लड होता है, खून की निशानी होती है। हाँ, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, कुछ लोग जो आयरन टैबलेट्स वगैरह खाते हैं उनमें भी कभी कभी स्टूल डार्क ग्रीन या ब्लैक जैसा रंग दे देता है। कुछ सब्जियों से, पालक वगैरह, हरी सब्जियाँ, इनसे भी कभी कभी आपको ब्लैक स्टूल होने का भ्रम हो जाता है। तो ब्लैक स्टूल के साथ में यदि आपको बाकी सारे सिम्टम्स हैं, आपको लग रहा है कि खून की कमी है, आपको थकान हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, आपको डायफोरेसिस हो रहा है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ब्लैक स्टूल शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टिगेटेड, और स्पेशली यदि आप ओल्ड एज में हैं, आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको खून बह सकता है, आप पेन किलर्स खा रहे हैं, जो मेरे हार्ट के पेशेंट इकोस्प्रिन वगैरह खाते रहते हैं खून पतला करने की दवाई, ये सारी दवाइयाँ खून को पतला करती हैं, और खून को पतला करने के प्रोसेस में कभी कभी आंतों में जख्म अल्सर बन जाते हैं जहाँ से कि आपको खून आ सकता है। तो इस कंप्लेन को नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, और ये कोई सोशल टाइप का इश्यू नहीं है। यदि आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो आप अपने घर परिवार में अपने माता पिता को, भाई बहन को बताएं और एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लें। दैट्स वाई स्वास्थ्य बड़ी शो इज हियर कि हम लोग हमेशा उस कंसर्न को उठाते हैं जो कि एक टैबू बना रखा है लोगों ने, बट ये कोई इतना बड़ा टैबू नहीं है। अगर आपको है ये प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जैसा कि आपने बताया सर कि अगर मैंने कुछ खाया है और वो तो 1-2 दिन तक असर रहेगा ना उस खाने का, यही तो होने वाला है। उसके बाद तो अगर वो रिपीटेडली ब्लैक स्टूल्स आ रहे तो हमें कंसर्न की बात है फिर उसके बाद तो। यदि रिपीटेडली ब्लैक स्टूल्स हैं तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ बेसिक टेस्ट हम लोग करवाते हैं कि आपने हीमोग्लोबिन देखा, कोई फॉलिन हीमोग्लोबिन तो नहीं है। एक स्पेशल स्टूल टेस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, कि कुछ छुपा हुआ खून है क्या स्टूल के अंदर, वो हमें पता चलता है। यदि वो पॉजिटिव आता है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ग्राउंड आपका बन जाता है। तो इसका
लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर किसी को ये डायग्नोस होता है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? शिवम, ब्लैक स्टूल का मतलब है कि आपको आंतों से खून निकल रहा है, यदि उसको एक्चुअल में ये ऐसा है तो। अब आंतों से खून निकलने का मतलब क्या हुआ? हमें देखना है कि हमारी आंतें हैं क्या। हमारा जो गट सिस्टम है ये हमारे फूड पाइप से शुरू होता है। हमारी 25 सेंटीमीटर की फूड पाइप है, उसके नीचे हमारा स्टमक है, पेट है, उसके नीचे करीब 6 मीटर की छोटी आंत है, उसके नीचे करीब 1.5 मीटर की बड़ी आंत है, और फिर ये एनस में खुलती है, एनल ओपनिंग में, जहाँ से मोशन का डिफिकेशन होता है। इस पूरी आंत में यदि कहीं से भी खून निकलेगा तो उस स्टूल को ब्लैक कलर दे देगा। तो जब भी लोग ब्लैक स्टूल की शिकायत लेके आते हैं तो हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं। उसका कारण है कि आपको फूड पाइप में, स्टमक में, और जो छोटी आंत का शुरू का जो 10-15 सेंटीमीटर का हिस्सा है, जिसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, इस पूरे हिस्से में से कहीं से भी आपको कोई जख्म या अल्सर वगैरह तो नहीं है, या वहाँ से खून रिस तो नहीं रहा है, उसको देखा जाता है। यदि वो नेगेटिव होता है तो फिर हम लोग कॉलोनोस्कोपी करते हैं। कॉलोनोस्कोपी एक बड़ी आंत की जांच है, एक लचीली ट्यूब होती है, दूरबीन होती है, जो हम लोग लेट्रिन के रास्ते से या गुदा से डालकर बड़ी आंत को जांच करते हैं, दवा पिलाकर पेट साफ करने के बाद में। तो बड़ी आंत में कहीं पे भी जख्म है, अल्सर है, कहीं पे कुछ रुकावट है, गांठ है, कहीं पे कुछ खून बह रहा है, तो आपको दिखता है। यदि आपको एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में दोनों में यदि खून के बहने का कोई एविडेंस नहीं मिला तो फिर हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन छोटी आंत को देखने के लिए कि छोटी आंत में कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, या हम लोग इंटेरोस्कोपी करते हैं, छोटी आंत को दूरबीन के द्वारा देखने का तरीका। तो छोटी आंत में यदि कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो अलग अलग आंतों के हिस्से हैं, अलग अलग टेस्ट हैं। पर्पज़ एक ही है कि यदि कहीं से खून रिस रहा है तो उसको पहचाना जाए, उसको पकड़ा जाए और उसको ट्रीट किया जाए। बेसिकली मुझे तो पता है एंडोस्कोपी कैसे होता है, बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बताने के लिए एक बार आप बता देंगे कि एंडोस्कोपी बेसिकली होता है कैसे, और क्या क्या प्रोसीजर उससे पहले हमें देखना चाहिए एंडोस्कोपी करने से पहले? बहुत सारे लोगों में धारणाएं हैं, इंडोस्कोपी को लेकर बड़ा डर रहता है। कोई बोल देता है कि बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी दर्द होती है, एक बार मैंने कराया, आप कभी मत कराइएगा। मैं मानता हूँ कि सारे मिथ हैं। आज के टाइम पर इंडोस्कोपी इतनी एडवांस्ड है और प्रोसेसेस इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, और इतना अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम हमारा रहता है कि आपको मालूम ही नहीं चलता। इंडोस्कोपी में एक अपरजे इंडोस्कोपी है जो मुंह के रास्ते से की जाती है, जहाँ पे कि हम लोग मरीज को करीब 6 घंटे खाली पेट रहकर बुलाते हैं। नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते दूरबीन डाली जाती है, चूँकि आपकी फूड पाइप को, स्टमक को और छोटी आंत के हिस्से को देखती है। आमतौर पर इसको करने में 4 या 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। अकॉर्ड हॉस्पिटल में इंडोस्कोपी हमेशा एनेस्थीसिया कवर में की जाती है। अराउंड द क्लॉक हमारे पास में एनेस्थेसिस्ट खड़े होते हैं। वो पेशेंट को एक मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर के तहत सीडेट करते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल करते हैं, और हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं और पेशेंट को फिर या उनके रिश्तेदारों को उसकी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। एक हुई लोअर जी इंडोस्कोपी यानी कॉलोनोस्कोपी, जिसमें कि हम लोग दवा पिलाकर पेट साफ करके मोशन के रास्ते से दूरबीन डाल के बड़े आंत की जांच करते हैं। ये काम भी मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर या नींद का इंजेक्शन देकर बेहोशी वाले डॉक्टर की सुपरविजन में की जाती है। छोटी आंत की जांच करने का एक दूसरा तरीका इंटेरोस्कोपी। इंटेरोस्कोपी एक लंबी दूरबीन होती है। 2 तरह के इंडोस्कोपी सिस्टम होते हैं इसमें, सिंगल बैलून इंटेरोस्कोपी और डबल बैलून इंटेरोस्कोपी। कि गुब्बारा लगा रहता है दूरबीन के ऊपर, जिससे कि आप आंतों की प्लेटिंग करते हैं स्कोप के ऊपर, कि जैसे नाड़े से हम लोग नाड़ा के चढ़ाया जाता है, उसी तरीके से आंतों को दूरबीन के ऊपर चढ़ा के हम लोग छोटी आंत को देखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी छोटी आंत नाम छोटा है लेकिन एक्चुअली बहुत लंबी होती है, 6 मीटर लंबी है। तो 6 मीटर लंबी कोई दूरबीन नहीं होती है। जो हमारी इंटेरोस्कोप है उनकी लंबाई भी 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। तो जब तक कि हम लोग आंतों की प्लेटिंग उसके ऊपर नहीं करेंगे, हम लोग आंतों को गहरे से, डिटेल में और कंप्लीट नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ये डबल बैलून और सिंगल बैलून के कंसेप्ट है छोटी आंत को देखने के लिए। एक दूरबीन होती है ERCP, जहाँ पर आप पित्त की नाली में जब स्टोन आ जाते हैं, पित्त की नाली में गांठें बन जाती है, वहाँ पे कैंसर आ जाता है, तो पित्त की नाली का इलाज ERCP स्कोप के द्वारा होता है। तो ये अलग अलग तरह के इंडोस्कोपी सिस्टम है। तो इनको जब आप प्रोसीजर करते हैं तो बेसिकली आपने बताया कि एनेस्थीसिया हम देके करते हैं। हर केसेस में एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी किसी केस में एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फीमेल्स हैं जो ज़्यादा अप्रीहेंसिव है, उनको हम लोग आमतौर पर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में करते हैं। जहाँ पे यंग मेल्स हैं, समझते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उनको लोकल सिडेशन देते हैं या लोकल स्प्रे कर देते हैं उनको।
कि हल्का सा नींद का इंजेक्शन दिया या आपने मुंह के अंदर एक एनेस्थेटिक स्प्रे आता है वो कर दिया, ताकि हमारा गला थोड़ा सुन हो जाता है तो कंफर्टेबली करा सकते हैं। इंडोस्कोपी यदि पेशेंट समझदार है, कंफर्टेबल है और कोऑपरेट करता है तो इंडोस्कोपी बिना बेहोशी के भी बड़े आराम से की जा सकती है। लेकिन यदि आपके मन में कोई डर है तो इसको प्रॉपर तरीके से एनेस्थीसिया कवर में बिल्कुल कंफर्टेबल करके कर सकते मुझे तो सुन के ही डर लग रहा है बट आई होप इतना डरावना नहीं होगा, बहुत इजीली हो जाता हैं। होगा। नहीं है, कोलोनोस्कोपी में करीब 10 मिनट का वक्त लगता है, एक नॉर्मल इंडोस्कोपी 4 से 5 मिनट का वक्त लेती है। ERCP करीब 15 से 30 मिनट का वक्त लेती है और इंटारोस्कोपी जो छोटे आंत की जांच है वो 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लेती है। एनेस्थीसिया केयर में ये सब बड़े कंफर्टेबल प्रोसीजर्स हैं और हम लोग इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आपके पास किस एज के ज़्यादातर पेशेंट आते होंगे डॉक्टर अबाउट दिस डिसीज ब्लैक स्टूल्स के लेके? यंग पॉपुलेशन हमारे पास में आती है, आती है यंग? बड़ी कॉमनली आती है। बच्चे हमारे पास में आते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हमारे पास में आते हैं। और बुज़ुर्ग लोगों को मैं इसलिए भी मेंशन कर रहा हूँ कि बुज़ुर्ग लोगों में कभी कभी बड़ी आंत के कैंसर बड़े कॉमनली हमें मिल जाते हैं। तो बड़ी आंत के कैंसर में उनको, जो बड़ी आंत में कैंसर की जो गांठ बनती है वहाँ से धीरे धीरे खून निकलता रहता है और वो ऐसे करते करते उनको स्टूल भी ब्लैक हो जाते हैं, खून की भी कमी हो जाती है, उनका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको लगे कि ब्लैक स्टूल के साथ में कुछ खून की कमी है, आपको थकान कमजोरी है, आपका वजन कम हो रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के वक्त में यंग लोगों में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, तो कब बातों में जख्म बन के खून आने लग जाए पता नहीं चलता है। तो ऐसे सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें एज आमतौर पर कोई बार नहीं होता है। हम लोग बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, औरतों में भी, यंग लोगों में सब तरह के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली जो यंग पेशेंट होते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि कैसे कैसे, मतलब समझते ज़्यादा होंगे या फिर लाइन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते होंगे उनके, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि होता क्या है कि वो डायग्नोस तो होता है उनको, बट वो दिखाना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते। तो मैं तो अपने शो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपको अगर कुछ डायग्नोस हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड विजिट डॉक्टर, बट वो इन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से घबराते हैं कि ये प्रोसीजर होगा, तो इसके लिए वो डरते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा बुरा ना हो हमारे साथ। कई बार होता क्या है कि आप अगर गूगल पे इसे सर्च करेंगे ना तो वो बहुत गंदी चीज़ें दिखाएगा सबसे पहले लाके, जैसे कैंसर होगा आपको या फिर कुछ भी। तो क्या लगता है, मतलब कैंसरस भी हो सकता है क्या ये प्रॉब्लम, या फिर जस्ट नॉर्मल है कि हाँ ये तो छोटा ही है? मैं यंग लोगों को एक चीज़ बड़ा अच्छे से बताना चाहूँगा शिवम आपके माध्यम से, कि कभी भी कोई तकलीफ़ है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि डॉक्टर करता क्या है। डॉक्टर का काम है जो मरीज़ को तकलीफ़ है उसको वो पहचाने और उसका इलाज करे। डॉक्टर तकलीफ़ पैदा नहीं करता है, मरीज़ तकलीफ़ लेकर डॉक्टर के पास में जाता है। तो डॉक्टर अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी एक रियल पिक्चर आपके सामने रखता है। कि जो लोग, से फॉर एग्जांपल आप आज अपने ब्लैक स्टूल का मुद्दा उठाया, तो ब्लैक स्टूल में लोगों को साधारण जख्म अल्सर भी होते हैं, कैंसर की गांठ भी होती है बुजुर्ग लोगों में, दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो जाता है, और कभी कभी नॉर्मल भी होता है, जो मैंने बताया कि कुछ हरी सब्जियों से या कुछ आयरन की टैबलेट से भी लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। तो जब तक आप एक एक्सपर्ट के पास में जाकर वो एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं लोगों से बड़ा हाथ जोड़ कर बोलता हूँ कि आप इसमें गूगल ना करें, हाँ, क्योंकि गूगल कैंसर के अलावा कुछ नहीं बताएगा। नहीं बता सब लोगों को कैंसर नहीं होता है, और डेफिनेट। ना ही गूगल में जाने की ज़रूरत है और ना ही उससे डरने की ज़रूरत है। आप अपने एक्सपर्ट में के पास में जाए, उनसे आप राय मशवरा करें, वो जैसा आपको बताता है वैसा आप माने, बिकॉज वो आपका कभी बुरा नहीं करेगा, वो आपका अच्छा ही करेगा। तो हमें किसी भी तकलीफ़ में डॉक्टर के पास जाने में घबराना नहीं चाहिए। आज मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा शिवम कि कुछ दिन पहले मुझे चोट लग गई थी और मेरे हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। तो यदि मैं डॉक्टर होकर सिर्फ टैबू के लिए, शर्म के लिए मैं हड्डी के डॉक्टर के पास में जाके अपना इलाज नहीं कराऊंगा तो मैं ठीक कैसे हूँ? कि मैं डॉक्टर हूँ और दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँ। हमको समझना चाहिए डेफिनेटली। कि यदि हमें कोई तकलीफ है तो उस काम को करने के लिए जो भी एक्सपर्ट मौजूद है हमें उसके पास में जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। इसमें कोई भी शर्म की, टैबू की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें बाल से लेके नाखून तक कहीं भी कोई दिक्कत है तो हमें उसका निदान करना ही चाहिए। हेल्थ है तो वेल्थ है। बिल्कुल। कोई टिपिकल केस ऐसा जो आपके पास आ गया हो और फिर उसे आपने लिया हो कंट्रोल में? तो जब कभी लोगों को छोटे आंत से खून आता है तो हम लोग इसको ऑब्स्क्योर या ओकल्ट जीआई ब्लीड बोलते हैं।
एक नॉर्मल इंडोस्कोपी में और कोलोनोस्कोपी में तो हम लोग आमतौर पर 70 से 80% केस में पता लगा लेते हैं कि आपके खून का कारण क्या है, बट 20 to 30% ऑफ द केसेस में लोगों को वास्तव में छोटी आंत से खून आता है शिव, जिसमें इंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं पता चलता है, कोलोनोस्कोपी में भी कुछ नहीं पता चलता और कभी कभी सीटी में भी हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास में आते रहते हैं और हमारे अपने सालों के अनुभव में हम लोगों ने देखा है कि यंग लोग, लीवर डिजीज़ के लोग, कैंसर्स के लोग हमारे पास में आते रहते हैं और हम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे डायग्नोसिस भी उसके हिसाब से बनाए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आमतौर पर छोटी आंत का कैंसर बड़ा अनकॉमन होता है हमारे देश में, बट जब कुछ मरीज हमारे पास में आए जिनको छोटी आंत से खून बह रहा था, हम लोगों ने तमाम तरह की जांचें की और हम लोग उसका डायग्नोसिस नहीं बना पाए कि आंत से खून आ कहाँ से रहा है। तो जब हम लोगों ने इंटारोस्कोपी किया, छोटी आंत की जांच की, तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लगा कि इसको तो गांठ है, यहाँ से खून रिस रहा है, और जब हमने उसका टुकड़ा लिया तो पता चला वो कैंसर की गांठ है। तो ऐसे अनकॉमन डायग्नोसिस हम लोगों ने बनाए। ऐसे भी डायग्नोसिस हम लोगों ने बनाए जहाँ पे लोग खून की कमी और दर्द के साथ हमारे पास में है। जब हम लोगों ने छोटी आंत की जांचें की तो पता चला कि वहाँ पे हुकवर्म इन्फेक्शन है। हुकवर्म एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है जो करीब आधा 1 सेंटीमीटर का होता है। वो सैकड़ों की संख्या में आपके आंतों में पड़े रहते हैं और वो आंत के अंदर बरीड हो जाते हैं और आपका खून चूसते रहते हैं, तो दर्द भी करते हैं और खून की कमी भी करते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस और भी देखे हैं जहाँ पे कि लिवर डिजीज़ होती है, लोगों को लिवर की तकलीफ में कुछ कोलेट्रस बन जाते हैं, नसें बन जाती हैं। तो कुछ लोगों को इक्टोपिक वायरसिस बनती है, वो छोटी आंत से ब्लीड करती रहती है। कुछ लोगों को डायवर्टिकुलर, आंतों में खड्डे पड़ जाते हैं उम्र के हिसाब से, उन खड्डों में से आधे फट के खून आने लग जाता है। तो ऐसे बड़े, यदि मैं मेडिकली बोलूँ तो बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हमारे पास में आते हैं जिनको हम लोग पहचानते भी हैं और जिनका इलाज भी करते हैं और लोग बड़े सेटिस्फाई होके जाते मज़ा भी आता है हैं। जब लोग ठीक होते हैं, खुश होते हैं, दुआएं देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं आया था आपके हॉस्पिटल में, तो एक पेशेंट था, इंटरनेशनल पेशेंट, जब मैं आपके शादी में, तो वो आया और आपको गोदी में डाले। मतलब मेरे लिए तो वो बेस्ट फीलिंग थी कि हाँ, आपको कैसा लगा मतलब उस टाइम पे कि आपको उठा रहा है गोदी में और पूरे हॉस्पिटल को दिखा रहा है कि हाँ बेटर हो गया। शायद वो दुबई कहीं से था पेशेंट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा शिवम की, जहाँ पे लोग हमें इतना प्यार करते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है, तब हम सोचते हैं कि हमने डॉक्टर बनकर बहुत अच्छा किया। हाँ, क्योंकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सब लोग पैसा तो कमाते ही हैं। हम लोग इंजीनियर बन जाएं, हम लोग कुछ भी काम करें, हम लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जहाँ पे आपको पैसा तो कमाते ही हैं, आपको दुआएं भी मिलती है, लोगों को प्यार भी मिलती है और इज्जत भी मिलती है, और इसलिए उनको दूसरा भगवान का रूप बोला जाता है। डेफिनेट। और इस बात को आप अपने करियर में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमेशा महसूस करते हैं। और दूसरा मैं इसमें छोटा सा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज ये जो हमारा दिल्ली एनसीआर का एरिया है, मैं फरीदाबाद में हूँ और यहाँ से हमारे इतने सारे गांव हमारे पास में पड़ते हैं, तो लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है मेरे से कि यदि मैं आपको बताऊँगा तो आप हंसने लग जाएंगे कि लोग मुझे अपने घरों से छाछ लेके आते हैं, मेरे लिए दूध लेके आते हैं, मक्खन लेके आते हैं, आटा लेके आते हैं, मूंगफली लेके आते हैं, अपने घर से अचार बना के लेके आते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर साहब हमारे घर के मेंबर हैं। हाँ, तो जैसे हम लोग अपने परिवार के लिए करते हैं वैसे हम लोग डॉक्टर साहब के लिए करेंगे। तो ये उनका प्यार है। आसपास के गांव के लोग मेरे लिए सब्जियां लेके आते हैं, अरे ताज़ी सब्जियाँ। ताज़ी सब्जियां लेके आते हैं। तो ये उनका इतना प्यार होता है जो हम लोगों को और अच्छा काम करने की हिम्मत देता है। इंटरनेशनल पेशेंट भी हमारे पास में बहुत आते हैं और बड़े सीरियस किस्म के पेशेंट भी आते हैं, लिवर डिजीज़ के, पेनक्रियाज के, कैंसर्स के। तो जब हम लोग उनको एक लेवल तक आराम देते हैं, तो वो जो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, वो जो लेटर्स लिखते हैं और अपने दूसरे कंट्रीज़ में जाके हमारे बारे में बताते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा ग्रेटिफाइंग और बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली। तो एक रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। बिल्कुल। चाय या वोडका? छाछ। छाछ। चाइनीज़ फूड या नॉर्थ इंडियन? दाल रोटी। दाल रोटी वे कॉमन दाल रोटी। मैं हमेशा अपनी बीवी से बोलता हूँ कि आप मुझे पूरी उम्र दाल रोटी खिलाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पब या क्लब? मैं पब में भी नहीं जाता, क्लब में भी नहीं जाता, लेकिन मंदिर में ज़रूर जाता हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें एक बताना चाहूँगा शिवम कि हम लोग क्रिया योग को मानने वाले लोग हैं। आपके माध्यम से मैं सब लोगों को बोलूँगा कि वो क्रिया योग के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। ये हज़ारों साल पुरानी हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। क्रिया योग से कैसे हम लोग अपना स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कर सकते हैं, आज के ज़माने में सब लोगों को इसको जानना, समझना और पढ़ना चाहिए। वार्म वाटर या कोल्ड वाटर? सर्दियों में मैं गर्म पानी पीता हूँ और गर्मियों में मेरा घर में एक सुराही और घड़ा रखा हुआ है, उसका पानी पीता
लास्ट एलोपैथी या आयुर्वेदा? मैं एलोपैथी फॉलो करता हूँ बिकॉज मैंने एलोपैथी की पढ़ाई की है। आयुर्वेद के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो जेन्युइन आयुर्वेदा है, यदि आपको उसकी कोई प्रॉपर सलाह दे पाए, आप उसको फॉलो कर पाए, वो आपके लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है, आयुर्वेद के नाम पर 99% गलत काम होते हैं। हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है, स्टीरॉयड होते हैं, और बहुत सारे लोग तो एलोपैथी की दवाइयों की पुड़िया बनाकर आयुर्वेद के नाम पर बेच देते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस से हम लोगों को बचना चाहिए। आयुर्वेदा प्योरिटी में बहुत महान कंसेप्ट है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। मैंने जैसे आपका पोस्ट डाला ना कि हमारे साथ डॉक्टर सोनी आज आ रहे हैं पॉडकास्ट पे, तो एक पेशेंट का मैसेज आया था और उसने थैंक यू बोला है आपको फ्रॉम मथुरा, नाम नहीं बताऊंगा। उसको सेम ये इशू था और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है आपका कि आपने उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी, क्योंकि उसकी वो खुद बल्कि उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इस प्रॉब्लम को लेके। तो नाउ इज़ ऑल फाइन, 1 साल हो गया उसे, कोई इशू नहीं आया। तो ऑल थैंक्स टू यू डॉक्टर। और जैसा आपने बताया ना, भगवान के समान है आप। तो काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके, काफ़ी नॉलेजफुल रहा। मैं सोच रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट हुई। तो अगर किसी को है ये प्रॉब्लम तो जेन्युइनली ना आप प्लीज़ एक बार कंसल्ट करें। उसमें कहीं घबराने की बात नहीं है, कोई ऑब्सेस्ड होने की बात नहीं है, टैबू नहीं है। कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, नॉट जनरली कि आपको ब्लैक स्टूल्स है, काली लेटरिन है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हम लोग तो बात करते ही रहेंगे। थैंक यू शिव, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, डिस्कशन का पार्ट बनाया। और मैं आगे भी आपको ही बोलूँगा कि आप मुझे बुलाते रहें, डिस्कशन का पार्ट बनाते रहें। और जितना हम लोग डिस्कस करते हैं, जितना लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, और जितना उनको अवेयरनेस रहेगी, वो बेकार की चीज़ों से उतना ही बचे रहेंगे। प्रॉपर मेडिकल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर टाइम। थैंक यू शिव। I am blessed to you have over here on our show. Thank you. So nice to see you. Thank you.